ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं रणविजय राव लोकसभा सचिवालय में संपादक हूं और कविता, कहानी, व्यंग्य और समीक्षा भी लिखता हूं। तो मेरी एक कविता है, दादी तो बेचारी डर ही जाती। हमारे घर के सामने पीपल का बड़ा सा पेड़ है। बहुत सी चिड़ियाँ पत्तियाँ ओढ़े बैठी रहती हैं। लगता है कभी कभी यह पीपल का पेड़ तो चिड़ियों का पेड़ है। वे शांत नहीं बैठती, चहचहाती रहती हैं और फुदकती रहती हैं इस डाली से उस डाली पर, और साथ साथ फुदकती हैं पीपल की पत्तियाँ। कभी कभी हमारे घर में भी आ जाती हैं चिड़िया। एक दिन मैं इंतज़ार करती रही कि आ जाएं हमारे पास चिड़िया और उड़ा ले जाएं अपने साथ मुझे भी। कितना अच्छा होता मैं सोचती और चिड़िया बन जाती। कितना अच्छा होता मैं सोचती और उड़ जाती। पेड़ों से मिलती आकाश से, देखती कि आकाश के ऊपर क्या है। जब थकती तो फिर लड़की बन जाती। पापा, दादी और माँ को पता नहीं होता, मुझे ढूंढते रहते। मैं उनके सामने बैठी रहती बनकर एक सुंदर चिड़िया, रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया, फुदकती चींची करती चिड़िया, और वे मुझे पहचान नहीं पाते। फिर अचानक मैं लड़की बन जाती। कितना चौंकते सब। दादी तो बेचारी डर ही जाती। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि लॉकडाउन के दिनों में हम घर में रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें, खुद अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। धन्यवाद। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 41.5% से अधिक हुई। वंदे भारत मिशन के विस्तारित दूसरे चरण में 60 देशों से 1 लाख फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप ओपन सोर्स पर सरकार ने कहा, पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा ऐप की प्रमुख विशेषताएं। और स्वास्थ्य सचिव ने मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी वाले 5 राज्यों के हालात की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.61% हो गई है, जो मार्च में 7.1% थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्यु दर 3.30% से घटकर 2.87% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वंदे भारत मिशन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में इस अभियान को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। इसके तहत 60 देशों से 1 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में अभियान में तीसरे चरण की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। प्रवेश स्थलों को बढ़ाने और फीडर उड़ानों की भी योजना बनाई जा रही है। भारत में कोविड-19 रोगियों के संपर्क में आए रोगियों का पता लगाने, संक्रमण के क्षेत्रों की जानकारी और स्व आकलन के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु अब ओपन सोर्स हो गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने नई दिल्ली में ये घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा आरंभ से ही आरोग्य सेतु के मुख्य सिद्धांत रहे हैं। डेवलपर कम्युनिटी के लिए सोर्स कोड खुलने से इस बात के महत्व का पता चलता है कि सरकार इन सिद्धांतों के लिए अब भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह अनोखी बात है क्योंकि विश्व में कहीं भी किसी भी सरकारी उत्पाद को इस हद तक ओपन सोर्स नहीं किया गया है। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए।
स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इन राज्यों में पिछले 3 सप्ताहों के दौरान कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों में रियायतें दी गई हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की इजाज़त भी दे दी गई है। नेपाल में कल 90 और व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। देश में किसी एक दिन संक्रमित होने वाले लोगों की ये सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 772 हो गई है। अब तक कुल 4 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। नेपाल के सभी 7 प्रांत नोवेल कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दोस्तों, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का देश भर में असर पड़ा है और मनोरंजन उद्योग भी इससे अछूता नहीं है। एक तरफ तो मनोरंजन उद्योग से जुड़े सभी कलाकारों को, सभी कामगारों को, व्यक्तियों को संक्रमण से बचाना है और दूसरी तरफ उनकी आजीविका का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अनगिनत परिवार इस उद्योग पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इस बारे में हम बात कर रहे हैं दूरभाष के माध्यम से सिनेमा और टीवी कलाकार संगठन सिंटा के वरिष्ठ संयुक्त सचिव अमित बहल जी से। अमित जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को सिंटा का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए, क्योंकि अभी तक ये माना जाता है कि सिंटा मतलब टीवी से जुड़ा हुआ एक संगठन। अच्छा, मुझे लगता है वैसे ये गलतफहमी तो काफी माध्यमों पर दूर हो चुकी है, लेकिन फिर भी बाकी श्रोताओं को ये बता दूं कि सिंटा है 1958 यानी कि 1958 से ये संगठन बना है। ये बेसिकली पहले सिनेमा कलाकारों के लिए ही था जी। ये पहले सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन होती थी, लेकिन जब टीवी बड़ा हो गया तो तब इसमें टी ऐड किया गया, यानी तब सिंटा बना। और पृथ्वीराज कपूर, जयराज जी, सौरभ मोदी, दुर्गा खोटे, अमरीश पुरी, आशा पारिक जी, दारा सिंह जी, जॉनी लीवर साहब भी हमारे प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, और लेट ओमपुरी जी, तो ये सारे फिल्म कलाकार हैं। और हम फिल्म, टीवी, वेब पर और एड में काम करने वाले जितने कलाकार प्रिडोमिनेटली जो हिंदी इंडस्ट्री में काम करते हैं और हिंदी से जो जुड़ी हुई भाषा है, जैसे भोजपुरी या फिर मैथिली या फिर हरियाणवी, पंजाबी, जो हमारे मेंबर है जो इन भाषाओं में काम करते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं। और सिंटा के जितने भी हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी में, हम सब कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, सारे मीडियम्स में काम करते हैं, हम सब ऑनररी करते हैं। ये सिर्फ एक हमारे समाज या कह लीजिए हमारी इंडस्ट्री के लिए जो एक समाज सेवा या एक जिसको हम कहते हैं कि हमें कुछ वापस देना है, जिस इंडस्ट्री ने हमें कुछ दिया है, इसके लिए हम काम करते हैं। और सभी लोग, अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट श्री विक्रम गोखले हैं और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनोज जोशी जी हैं जो पद्मश्री, और जैसे आप तो जानते हैं कि मैं क्या हूँ, तो ये संस्था है। और हम हमारे करीबन 10,000 कलाकार मेंबर्स हैं मुंबई और आसपास के क्षेत्र में। दिल्ली में भी बहुत से हमारे मेंबर्स जो रहते हैं और काम करते हैं। जी, अभी जो है बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है सभी के लिए। ऐसे में क्या तैयारी है, आगे किस तरह से काम शुरू करना है? IND मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री, सीएम महाराष्ट्र, इन सब के साथ हमने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs डिस्कस किए, शेयर किए। प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ भी हमारे जूम वीडियो कॉल पे हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और धीरे धीरे सारे प्रिकॉशंस और सारी जो चीजें हमें जिनका ध्यान रखना पड़ेगा शूटिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि काम तो शुरू करना है जी। कोरोना जो ये महामारी अब इतने जल्दी जाने वाली नहीं है। ओके, धीरे धीरे ट्रेन शुरू हो गई है, फ्लाइट शुरू हो गए, बसेस शुरू हो गए, तो लेकिन जो एक ये महामारी है, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रिकॉशंस लेके काम तो शुरू करना है, लेकिन धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं। सभी का ये कहना है कि करना तो है, और क्योंकि मतलब लोगों का ये कहना है कि अगर कोरोना से नहीं मरे तो भुखमरी से मर जाएंगे, है ना। अब कोरोना पे तो किसी का नियंत्रण नहीं है,
जी। बट भुखमरी और आजीविका मतलब जो है उसके लिए तो हमारे पास एक नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो हम्म। धीरे धीरे अभी एसओपी शेयर कर रहे हैं। आई थिंक अगले हफ्ते एक जूम कॉल ऑलरेडी हो चुका है उद्धव ठाकरे जी के साथ हमारी इंडस्ट्री का, जो बहुत पॉजिटिव था, जिसमें ज्यादातर मराठी के जो मराठी में भी बहुत काम होता है यहाँ पर, जी। उस क्षेत्र के थे कुछ, हिंदी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। अब हमारे एसओपीज भी पहुंचे हैं, तो आई थिंक अगले हफ्ते हमारा भी एक कॉल होगा। हम्म। प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास भी हमारी सारी जितनी भी एसओपीज हैं। और अच्छी बात यह है कि जितने एसोसिएशन और जितने यूनियन हैं, उन सब की जो एक डायरेक्टिव्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, एसओपीज हैं, वो ऑलमोस्ट एक कॉमन ग्राउंड पर हैं। जी। एक आध थोड़ा सा फर्क होगा किसी क्राफ्ट को लेके, लेकिन बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, सैनिटाइजेशन, क्लीनिंग ऑफ द एरिया, ये जो सारी चीजें जो स्टैंडर्ड मेडिकल नॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट रेकमेंड करता है, हम्म। और वायरोलॉजिस्ट ऑन सेट, इंटीमेसी गाइडलाइन, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे होपफुली, मतलब मुझे आशा है कि जुलाई के पहले हफ्ते से हम धीरे धीरे काम शुरू कर सकें। जी। अभी बहुत सारे मजदूरों का पलायन हुआ है एक जगह से दूसरी जगह पर, जिन्हें कि जी प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है। ऐसे में जी। बहुत सारे वो लोग भी हैं जो जगह जगह काम करते हैं, किसी एक काम पर निर्भर नहीं रहते और काम बदलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में भी क्या इस तरह के लोग रहे होंगे जो इस समय पलायन बहुत कर चुके बहुत हैं? सारे, इनफैक्ट हमारे ज्यादातर जितने मतलब जो वर्कर्स हैं वो ओरिजिनली मुंबई को तो बिलोंग नहीं करते। जी। महाराष्ट्र के छोटे छोटे शहरों और गांव से भी हैं लोग, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ से, और ये मजदूर चले गए हैं। जी। अब इनमें से काफी लोग कब वापस आएंगे? जैसे हमारे कुछ प्रोड्यूसर्स और कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने अपने सारे यूनिट को मंथली तनख्वाह दी है, हम्म। तो जिनको तनख्वाह मिली है वो तो यही है मुंबई शहर में। जी। लेकिन जो सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे थे, कभी एक प्रोजेक्ट पे 5 दिन काम किया, दूसरे प्रोजेक्ट पे 6 दिन काम किया, 4 दिन यहाँ कारपेंट्री की, स्पॉट बॉय का काम इधर किया, फिर उधर किया, या कहीं पेंटिंग यहाँ पर कर ली, यहाँ पर हमने केटरिंग कर लिया, ये जो जिनकी जिनकी एक्चुअली आमदनी का 100% कंफर्म साधन नहीं था, ये लोग गए हैं अपने गाँव में। जी। मतलब बड़े जैसे मेरा ड्राइवर उत्तर प्रदेश से, लेकिन मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, तो वो यहीं पर रुका हुआ है, हम्म। क्योंकि उसको उसकी उसकी आजीविका में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए। जी। तो अब ये जैसे बाकी के मजदूरों का पलायन हुआ है, इनमें से बड़ी संख्या हमारे इंडस्ट्री के मजदूर भी हैं। जी। अब ये वापस कब आएंगे? हमारे ऐसे कुछ कलाकार हैं जो कि लॉकडाउन के वक्त या लॉकडाउन से कुछ समय पहले अपने अपने शहर चले गए थे, अब ये वापस कब आएंगे? कुछ हमारे कलाकार ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में रुक गए हैं। जी। अब एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मनोज बाजपेयी गए थे उत्तराखंड या उत्तरांचल में एक कुछ शूट करने के लिए, हम्म। मनोज वहीं पर अटके हुए। मनोज कब वापस आएंगे मुंबई? ये भी तो मनोज पे तो एटलीस्ट 10-12 प्रोजेक्ट निर्भर है ना। जी। जी। एक और हमारे 2-3 कलाकार ऐसे हैं जो कि यूएस या कनाडा में, जैसे भी राधिका अब तक लंदन में फंसी हुई है। हम्म। अब वो कब आएंगी, कब शूट होगा? राधिका भी 5-6 प्रोजेक्ट्स कर रही है। जी। तो ये जो जैसे बाकी की इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ा है, हमारी इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ा है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री पर ज्यादा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे शूटिंग जो प्रोसेस है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। हम्म। स्पोर्ट्स, आर्मी और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो शूटिंग प्रोसेस है जी। वो ग्रुप एक्टिविटी है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की एक्टिविटी है, इस पे ज्यादा असर पड़ा है। और इसीलिए हम ज्यादा केयरफुल और थोड़ा सा ज्यादा चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, हम जानते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं आपके सामने। कलाकारों से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है और जो जी चेहरे अक्सर देखे जाते हैं वो परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उसके जी पीछे इतनी बड़ी एक टीम होती है, लोग सोच भी नहीं सकते। हम कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और जल्द से जल्द सबका काम बहाल हो, फिर से इंडस्ट्री आबाद हो और हमारे बाकी के सारे उद्योग आबाद हों। आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त दूरभाष के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेड क्रॉस राष्ट्रीय मुख्यालय से उप सचिव NK सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद।
मैं सबसे पहले आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को रेड क्रॉस के बारे में कुछ बताइए। आमतौर पर ये धारणा है कि जहाँ भी रेड क्रॉस नाम आता है वहाँ सिर्फ ब्लड बैंक की बात होती है या ब्लड डोनेशन की बात होती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि बहुत सारी गतिविधियों में रेड क्रॉस शामिल है, तो आप उन पर कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, रेड क्रॉस के बारे में कम से कम दिल्ली में जी। यही धारणा है कि रेड क्रॉस का काम है सिर्फ ब्लड डोनेशन करना, ब्लड प्रोवाइड करना। लेकिन रेड क्रॉस का जो इतिहास है वो रक्त से स्टार्ट नहीं हुआ था। जी। रेड क्रॉस का इतिहास बहुत पुराना है। 1863 में दुनिया में पहली बार रेड क्रॉस की स्थापना हुई और ये स्थापना हुई थी स्विट्जरलैंड में। और जहाँ पर जो प्रारंभिक जो गतिविधियां थी वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई से रिलेटेड थी। जी। क्योंकि पहले जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें जो सैनिक घायल हुए या सिविलियन घायल हुए उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो वो परेशान होते थे, उनके घर वाले परेशान होते थे, समाज परेशान था और उस जमाने में लड़ाइयाँ होती भी बहुत ज्यादा थी। तो समाज में ये एक अभिशाप सा बनता जा रहा था कि अगर मेरे घर में कोई सैनिक है तो ये परिवार अभिशप्त परिवार है। कि सैनिक की अगर मृत्यु होती है या वो घायल होता है तो उसको, उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। जी। तो इसीलिए रेड क्रॉस की स्थापना जब हुई तो जो इसके संस्थापक थे वो मिस्टर हेनरी डुना, उन्होंने यही कहा कि हम ऐसा कानून बनाएंगे जिस कानून के तहत जो लोग रेड क्रॉस से जुड़े होंगे, रेड क्रॉस संस्था से जुड़े होंगे, उनको ये प्रोटेक्शन होगा कानूनी कि वो लोग हर हालत में लड़ाई से जो भी लोग परेशान हैं उन लोगों की मदद करेंगे। और ये काम करेंगे ये बिना किसी भेदभाव के, कोई नस्लीय, कोई जातीय, कोई सांप्रदायिक किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो भी सैनिक होगा जो परेशान होगा लड़ाई से, जो अफेक्टेड होगा लड़ाई से, उन सब की सेवा की जाएगी। तो इसके लिए कानून बना पूरी दुनिया में कि जो वॉलंटियर, जो लोग रेड क्रॉस के एम्बलम के साथ, या रेड क्रॉस के पट्टे को या कंधे पे लगाया या हाथ पे लगाया या उसका जैकेट पहन लिया, इन लोगों को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सैनिक हो या असैनिक हो, वो हार्म नहीं पहुंचाएगा। जी। तो एक तरह से विश्वास का प्रतीक बन गया रेड क्रॉस, विश्वास का प्रतीक बन गया। और फिर ये हुआ कि हाँ, रेड क्रॉस का जो चिन्ह है इसका प्रयोग सिर्फ दो तरह के लोग कर सकते हैं मुख्य रूप से। एक तो वो लोग होंगे जो रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं और जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और दूसरा वो जो आर्मी मेडिकल कोर होता है, जैसे वो चिकित्सा विभाग जो है हमारे सैन्य दलों का, उसके लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी बगैर किसी भेदभाव के जो भी सैनिक हैं, जो भी घायल हैं, उनकी सेवा करनी होती है। जो सिविलियंस होते हैं उनकी भी सेवा बिना भेदभाव के करनी होती है। तो ये दोनों ग्रुप मुख्य रूप से जाने जाते हैं जो रेड क्रॉस का एम्बलम यूज कर सकते हैं। और जब वो यूज करते हैं तो फिर कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता, और कोई हानि पहुंचाता है तो कड़े प्रावधान है इसमें इंटरनेशनल लॉ में, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो धारणा है कि रेड क्रॉस और रक्त, ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये धारणा इसलिए पैदा हुई है क्योंकि कई इलाकों में रेड क्रॉस सिर्फ और सिर्फ ब्लड डोनेशन का कार्य मुख्य रूप से करता रहा है। जी। और तो देश में भी जी वर्तमान परिदृश्य में जहां हम सभी एक महामारी का सामना कर रहे हैं और दुनिया भर में हर देश अपने स्तर पर बहुत से प्रयास कर रहा है, ऐसे में रेड क्रॉस की क्या भूमिका रही है? रेड क्रॉस की भूमिका सारी दुनिया में अग्रणी रही है, क्योंकि रेड क्रॉस जो बनाया गया, इसका जो गठन हुआ, उसमें यह था कि जहां कहीं भी परेशानी होगी, जहां कहीं भी लोग पीड़ित होंगे, वहां पे रेड क्रॉस के लोग काम करेंगे। तो ये पीड़ा जो है सिर्फ लड़ाई के मैदान में नहीं थी, ये पीड़ा किसी तरह का, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, तो उसमें भी होता है। इसके अलावा जो अगर महामारी कोई फैलती है उसमें भी होता है। और किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी या डिजास्टर संबंधी कोई परेशानी किसी भी ग्रुप को, किसी भी व्यक्ति को मिलती है और वो उससे अफेक्टेड होता है, तो उसको भी रेड क्रॉस आगे आके उसकी मदद करता है। तो अभी जो सारी दुनिया में जो अभी कोविड का प्रकोप है,
इसमें रेड क्रॉस ने दुनिया के हर देश में काम किया, और हिंदुस्तान में भी जब ये खबर आनी शुरू हुई थी तो आपको याद होगा मार्च का महीना था और लगभग दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा था, जबकि ये भय, ये संशय और ये खबर चारों तरफ धीरे धीरे फैलती चली जा रही थी। तो हमने सबसे पहले जैसे ही भारत सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और फिर इसके बारे में जानकारी बढ़ाने की कार्यक्रम शुरू किया, तो हमने तुरंत अपने ब्रांचेस को, अपने वॉलंटियर्स को, सबको आगाह कर दिया कि ऐसी कोई विपदा आने वाली है और उस विपदा से हमारा वास्ता जो है कुछ समय के लिए, कुछ लंबे समय के लिए हो सकता है, तो हम लोग इसमें काम करेंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट फ्यू रिएक्शंस थे वो ये थे कि सबसे जरूरी है कि लोगों को लोगों से दूर रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, लोग आपस में नहीं मिले। तो हमने, हमारे रेड क्रॉस में वैसे तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो जूनियर और यूथ रेड क्रॉस है, जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, उनकी संख्या लगभग 29 लाख है जो हमारे रेड क्रॉस के मेंबर हैं। और जो हमारे एक्टिव वॉलंटियर्स, इसको कहते हैं ट्रेंड हार्डकोर वॉलंटियर्स हैं, वो लगभग 45,000 के हैं। तो जो हमारे जो वॉलंटियर्स थे, हमारे जो ऑफिशियल्स थे, हमारे कुल 1100 ब्रांचेस है पूरे देश में, तो सब लोगों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया जी। तो उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग पे काम शुरू किया और जो आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी कि समाज में, गांव में, मोहल्लों में जा करके लोगों को एक सर्वेलेंस की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि लोग ये समझ सकें कि उनको किस हालत में अस्पताल जाना है, किस हालत में उनको किसी न किसी चिकित्सक से राय लेनी है, मशवरा करना है। तो वो कार्यक्रम हमने दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही शुरू कर दिया था, मार्च के महीने में। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इसका भयावह रूप सामने आता गया। वो धीरे धीरे करके हालत ये हुई, जैसा कि अब आप लोगों को ध्यान है कि अब अभी भी ये कार्रवाई बड़े जोर शोर से चल रही है, कि सबसे ज्यादा परेशानी कब शुरू हुई, जब लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद जो मजदूर है, जो कि शहरों में आता है या गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है रोजगार की तलाश में, अपनी रोजी रोटी की तलाश में, वो फंस गया क्योंकि वहाँ काम बंद हो गए। लॉकडाउन का मतलब काम और डेली वेजर होते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। तो इन लोगों ने ये बहुत ज्यादा, ये जो कहते हैं ना कि वो संशय में फंस गया। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है, जबकि हमें निकलने नहीं दिया जाएगा, घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, मोहल्ले से नहीं निकलने दिया जाएगा। तो इन लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और ये सब लोग अपने अपने, कई लोग, मतलब सब लोग नहीं, कई लोग जो थे ना, अपने अपने गांव की तरफ चल पड़े, अपने प्रदेश की तरफ चल पड़े। और जो जहां थे वहीं रहने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि वो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था, रोजगार भी नहीं, खाना भी नहीं। तो रेड क्रॉस ने इस वक्त में बिना किसी के कहे अपने आप, हमारी लोकल ब्रांचेस ने शुरू किया कि हम इनको खाना देंगे और जो लोग घर में परिवार के साथ रहते हैं उन लोगों को राशन देंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत जोरों से चला और अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मजदूर हैं जो कि काम पे वापस नहीं गए हैं, और बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं जो गांव भी वापस नहीं गए हैं। तो उन लोगों के लिए अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो हर दिन लगभग अभी भी 3.5-4 लाख लोग खाना खा रहे हैं और उनको राशन दिया जा रहा है पूरे देश में। अभी जो चक्रवाती तूफान आया अम्फन, उसने भी हमारे देश के कुछ राज्यों पर असर डाला और बहुत ही बुरी तरीके से लोगों का जीवन जो है प्रभावित हुआ है। ऐसे में रेड क्रॉस ने उन्हें किस तरह से सांत्वना दी है और क्या मदद की है? देखिए, हमारी तैयारी इस बार थी फ्लड्स के लिए जी, ये फ्लड्स आएंगे, क्योंकि पहले से जैसा मौसम विभाग ने बताया था कि मॉनसून इस बार नॉर्मल होगा। तो जब नॉर्मल मॉनसून होता है तो हमारे अधिकांश, आधे से ज्यादा प्रदेश जो है उसमें, उसके अधिकांश इलाके पानी में डूब जाते हैं। तो हमारे लिए जरूरी था कि हम उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं। तो हमने तैयारी कर ली थी कि सबसे जो पहली जरूरत होती है जब भी तूफान आता है या जब भी ये फ्लड आता है, सबसे जो पहली जरूरत होती है लोगों का शेड। लोगों के घर में बारिश का पानी आता है, छत से भी आता है और दूसरी तरफ से भी आता है। तो कोई ऐसी चीज दी जाए। हमने 1 साल पहले हमने अपने ब्रांचेस के साथ और दूसरे जो एक्टर्स हैं नेचुरल डिजास्टर के, उनके साथ बातचीत की। तो कहा कि सबसे पहली जरूरत क्या है, तो उसमें था कि सबसे पहली जरूरत है टारपोलिन की। जो टारपोलिन होता है उसकी, क्योंकि वो लोग जमीन पे बिछाते भी हैं
और उससे अपना छत भी बना लेते हैं, टेंट की तरह यूज करते हैं, और उसको जमीन के ऊपर बिछा के छत के ऊपर लगाने के अलावा उससे प्रोटेक्शन भी लेते हैं, हर तरह का प्रोटेक्शन, धूप से भी प्रोटेक्शन, बारिश से भी प्रोटेक्शन, हवा से भी प्रोटेक्शन। तो हम लोगों ने टारपोलिन्स जो है वो तैयार कर लिए थे, उनकी खेप तैयार कर ली थी, उसकी सप्लाई तैयार कर ली थी। तो जब ये साइक्लोन का आया तो हमने अपने जो लोकल ब्रांच है, जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड ब्रांच था पश्चिमी बंगाल, और उससे कम था उड़ीसा, लेकिन ये बारिशें जो हुई हैं वो आसाम में भी बहुत ज्यादा हुई हैं जी, बहुत ज्यादा बारिशें हुई, इसी की वजह से, ये लो प्रेशर बना था उसकी वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे वॉलंटियर्स तैयार थे, तो उन लोगों ने इवैक्यूएशन में सबसे बड़ा रोल किया। एनडीआरएफ के आने के पहले पहले हमारे जो वॉलंटियर्स थे उन लोगों ने काफी लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया। और चूंकि उड़ीसा हमेशा से साइक्लोन प्रोन स्टेट रहा है, तो उड़ीसा में हमारे साइक्लोन शेल्टर्स खुद भी हैं। तो हमारे लगभग 90 साइक्लोन शेल्टर है उड़ीसा में। उन उड़ीसा के 90 साइक्लोन शेल्टर्स में लोगों को लाके रखा गया, लेकिन कोविड का चैलेंज था कि कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो जिस साइक्लोन शेल्टर में पहले 500 लोग रहते थे, वहां हमने रखे 100 लोग, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना है। और फिर जो बाकी जो सेवाएं हैं उनकी तैयारी की गई कि उनको खाना मिल सके, उनकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो मिल सके। तो इस तरीके से हमने उनको खाना, उनको शेल्टर देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले से लोग आके शेल्टर में रहने शुरू हो गए थे। फिर जो स्कूल्स थे, रेड क्रॉस के जो हमारे दफ्तर है, उनमें भी काफी लोगों को रखा हमने। लेकिन ये तो बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण समय था, और चुनौतीपूर्ण जी, और आपने बहुत अच्छे से निभाया वो सब। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस दौरान कई लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप्स में हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़कर उन्होंने रक्तदान किया है, और साथ ही प्लाज्मा थेरेपी की भी बात हो रही है। इस पर भी आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ प्रकाश डालिए, कुछ बताइए इस बारे में। जी हाँ, इसमें ऐसा है कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, इंक्लूडिंग ब्लड डोनेशन कैंप। तो जो सरकारी ब्लड बैंक या प्राइवेट ब्लड बैंक थे, वो लोग लगभग उनके पास जो स्रोत था वो पूरा का पूरा सूख गया, उनके पास कोई ब्लड ही नहीं था। तो ऐसे में भारत सरकार ने, और हमारे चेयरमैन हैं हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि नहीं, रेड क्रॉस को इस वक्त में सामने आना चाहिए। और रेड क्रॉस को ब्लड डोनेशन के लिए उन्होंने स्पेशल परमिशन दिया, मीडिया में गए, सोशल मीडिया में गए, हर जगह उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस को ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलाना है पूरे देश में। हमारा कंट्रोल रूम उन्होंने खुलवा दिया, उनके आदेश से हुआ कि कंट्रोल रूम खुलेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे देश में 89 ब्लड बैंक हैं जो कि रेड क्रॉस के हैं, 89। तो 89 ब्लड बैंक हमारे ऑपरेशनल हो गए 24 आवर्स। और फिर हमने जो हमारे रेगुलर डोनर्स थे उनको कांटेक्ट करना शुरू किया कि आप आइए। फिर उनके लिए हम लोगों ने कहा कि उनको जो खुद आ सकते थे लेकिन पुलिस नहीं आने देती थी, उनको हमने पासेस बनाए इलेक्ट्रॉनिकली, व्हाट्सएप पे उनको पासेस बना के भेजे। और जो लोग नहीं अदरवाइज आ पा रहे थे उनके लिए हमने अपनी एम्बुलेंसेज भेजी, जो एम्बुलेंसेज को परमिशन था। तो एम्बुलेंसेज गई, लोग आए। तो इस तरह हम लोगों ने, जो बहुत बड़ी कमी थी, जो मतलब त्राही मच रहा था, उसको हम लोगों ने तुरंत कंट्रोल किया, क्योंकि हमारे लोगों ने ब्लड डोनेशन शुरू किया। और फिर जो कॉलोनीज थी, जिन कॉलोनीज में हमें लगा कि यहाँ पे लोग आ सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यहाँ हमारे वॉलंटियर भी यहाँ रहते हैं, जो वॉलंटरी डोनर रहते हैं, उन सारी जगहों पर हम लोगों ने संपर्क साधा और उन लोगों के साथ मिलकर के ब्लड डोनेशन कैंप्स करने शुरू कर दिए। इसकी वजह से काफी ब्लड इकट्ठा हुआ और समाज सेवा का एक बहुत बड़ा काम हुआ। और यहाँ जहाँ तक प्लाज्मा थेरेपी की बात है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा कि गुजरात में जो फर्स्ट थेरेपी हुई, वो थेरेपी के लिए सबसे जरूरी होता है कि एक पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव था वो रिकवर हो, और रिकवर होने के बाद वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और स्वस्थ होने के बाद हम उसको मनाएं, हम उसको कन्विंस करें, हम परसुएसिव कम्युनिकेशन करें, ताकि वो ब्लड देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो बीमार था, कुछ दिनों पहले तक वो बीमार था। तो ये जो पहला प्लाज्मा थेरेपी जो हुआ, उसमें 100% हमारे लोगों ने मिल करके कन्विंस किया पेशेंट को जो रिकवर हो चुका था, और उसको मोटिवेट किया कि आपकी, देखिए, आपके ब्लड से लोगों की जान बच सकती है, आप कृपया सामने आए। और ये एक नई शुरुआत हुई, जिसमें कि पेशेंट को फायदा हुआ, और जो पेशेंट जो रिकवर हो चुका था उसको एक एहसास हुआ, एक सोशल एहसास हुआ, एक सामाजिक उत्तरदायित्व का एहसास हुआ
कि मेरी वजह से किसी की जान बच रही है। तो ये एक बहुत नोबल चीज है, लेकिन इसमें काफी प्रयास करना पड़ता है, काफी कन्विंस करना पड़ता है, लोगों के साथ लंबी लंबी बातचीत करनी पड़ती है, उनको लंबी लंबी कहानियां सुनानी पड़ती हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पाठ पढ़ाना पड़ता है। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है और इसके लिए काफी ट्रेंड लोगों की जरूरत है, जो लोग की मोटिवेट कर सकें दूसरे को कि आप डोनेट कीजिए, क्योंकि आपको अस्पताल जाना पड़ता है, इस पूरे प्रोसेस में समय लगता है और कन्विंस होने के बाद अस्पताल जाना है, और फिर से अस्पताल जाना कोई नहीं चाहता, जो एक बार अस्पताल से निकल चुका हो अस्पताल नहीं जाना चाहता। तो इसमें चैलेंजेस बहुत है, लेकिन फायदा हुआ, ये बड़ी खुशी की बात है। जी, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है। बिल्कुल जी। आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से हमें बताया कि रेड क्रॉस किस किस तरह से समाज के अलग अलग तबकों की सेवा करता है और किस तरह से तत्पर रहता है, आपकी अपनी क्या तैयारी रहती है। ये सब जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं का भी रेड क्रॉस के बारे में जो नज़रिया है वो थोड़ा और स्पष्ट हुआ होगा। NK सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।